मेरा नाम डॉक्टर मनन मेहता है। आई एम अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एट ट्राइकलर हॉस्पिटल। सर, क्या आप हमें प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि न्यूरोलॉजी क्या है? न्यूरोलॉजिस्ट मतलब न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स मतलब कि ब्रेन में जो सेल्स होते हैं वहां से ये नाम आया है न्यूरॉन्स, और उसकी स्टडी से न्यूरोलॉजी होता है। न्यूरोलॉजिस्ट जो उसकी स्टडी करता है ब्रेन और ब्रेन से साथ साथ संबंधित सारे ऑर्गन जैसे स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, मसल्स, इन सब की तैयारी को, इन सब की स्टडी को न्यूरोलॉजी बोलते हैं, और इस स्टडी को करने वाले डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब जब हमें पता चल चुका है कि न्यूरोलॉजी क्या है, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स किसे कहते हैं? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दुनिया में बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे हैं। जैसे एक स्टडी में पाया गया है कि 60% ऑफ द पेशेंट्स ही न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। 40% ऑफ पेशेंट्स न्यूरोलॉजिस्ट के पास कभी मिल भी नहीं पाते हैं। फर्ज करिए, जैसे आम आदमी की भाषा में मैं बोलता हूँ, सबसे कॉमन बीमारी है जो है लकवा। लकवा मतलब पैरालिसिस, मतलब स्ट्रोक। लकवा हर 1 मिनट में 3 लोगों को होता है। इंडिया में लकवा का बहुत ही सारा एपिडेमिक जो माना जाता है, बहुत ज्यादा प्रेवलेंस है। लकवा एक हाथ पैर का पक्षघात होने की वजह से, वीकनेस आने की वजह से होता है, जब ब्रेन में नस बंद हो जाती है और खून की प्रमाण वहां से बहना बंद हो जाता है। आम आदमी की भाषा में सबको पता है कि हार्ट अटैक क्या है। जैसे हार्ट की नस बंद हो जाती है तो सब तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी फिलहाल हमारे हिंदुस्तान में लकवे के मरीज, मोस्ट ऑफ द मरीज न्यूरोलॉजिस्ट को नहीं दिखा पाते। ये अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक डिसऑर्डर है जो मैं कहना चाहता हूँ, हेडेक। हेडेक जो हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें बैकग्राउंड में हमें नहीं पता है कि ये हेडेक हमारे लिए कितना ट्रबलसम होता है। हालांकि हेडेक कई बार सीरियस नहीं होता है, जैसे कि टेंशन टाइप हेडेक है, लेकिन ये एटलीस्ट हमारे वर्क एक्टिविटी को, हमारे मूड को, हमारे फैमिली के इंटरेक्शंस को, हमारे सोशल कनेक्शंस को बहुत ही डिस्टर्ब करता है। माइग्रेन जैसी साधारण बीमारी, जैसे 10 में से 3 लेडीज को ये माइग्रेन की शिकायत होती है। किसी को कम, किसी को ज्यादा, लेकिन सालों साल ये पीड़ा रहती है। और ये होती है कि हाँ, कभी मुसाफरी में हो गया, कभी खाना नहीं खाया तो हो गया, कभी धूप में जाने से हो गया, लेकिन इसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है। माइग्रेन इज ऑल्सो ट्रीटेबल एंड माइग्रेन इज ऑल्सो कंट्रोलेबल। और एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे एपिलेप्सी। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी, खींच आना, जो गुजराती में वाय और फिट बोलते हैं इसे। ये भी बहुत ही कॉमन बीमारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारे कंट्री में ये जो होता है कि ये सारे पेशेंट्स ये भूत और बाबा के पास चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि किसी शक्ति ने, बाहरी शक्ति ने या आत्मा ने उनको कब्जा कर लिया है, लेकिन ये पूरी तरह गलत बात है। एपिलेप्सी भी 2 तरह की होती है। एक सूडो एपिलेप्सी होती है कि जिसमें सिर्फ मन के विचार जो ब्रेन पे चढ़ जाते हैं और हम बेहोश हो जाते हैं। इसमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ काउंसलिंग की जरूरत है और साइकेट्रिस्ट की जरूरत होती है। लेकिन काफी लोग इसी को मिसडायग्नोज करके पूरे सालों साल खींच की दवाइयां चली जाती है, जिसकी साइड इफेक्ट्स आती है इनको। खींच जो होती है ये एकदम ट्रीटेबल होती है, ये एकदम कंट्रोलेबल होती है, और काफी लोग एकदम अच्छी तरह अपने जिंदगी जीवन जी सकते हैं। लेकिन कई बार जो हम देखते हैं कि लेडीज आती है, छोटी लड़की आती है 20-22 साल की, उसके फैमिली मेंबर्स ये टेंशन में होते हैं कि इनकी शादी कैसे हो पाएगी। वो हम बोलेंगे उनको एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इज नॉट अ स्टिग्मा। आप बिंदास और खुल के इसके बारे में बात करिए। अगर आप बात करेंगे, जितना बात करेंगे, तब आपको पता चलेगा हाँ, ये बहुत सारे लोगों को होता है। या लोग चुप रहते हैं इसलिए लगता है कि ये बोलना गुनाह है, ऐसा, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है। एपिलेप्सी का राइट डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ एपिलेप्सी के मरीज एकदम हमारे तुम्हारे जैसे नॉर्मल ही होते हैं। और एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसे पार्किंसंस बोलते हैं, जिसे हाथ पे कंपन होती है, और ये ज्यादातर लोगों 50 के प्लस में ही होती है। ये पार्किंसंस ब्रेन के केमिकल, डोपामिन नाम का केमिकल होता है, उसकी कमी की वजह से होता है, और उसकी भी ट्रीटमेंट दवाई और फिजियोथेरेपी के साथ भी वो अच्छा जीवन निकाल सकते हैं। भूलने की बीमारी, याद ना रहने की बीमारी, खो जाने की बीमारी, कुछ भी रख के चीजें भूल जाना, ये सारी न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट्स है, और ये सारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का ही एक रूप है। और एक जो न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है, जो नस की बीमारी होती है, नसें। काफी सारे लोग, सैकड़ों लोग होते हैं कि पैरों में झुंझुनाहट होती है, पैरों में चलने पे ऐसा लगता है कि रुई की गद्दी पे चलते हैं, पैर मोटे मोटे लगते हैं, जमीन जाड़ी जाड़ी लगती है। ये मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स को डायबिटीज होता है, B12 की कमी होती है, कोई टॉक्सिन की, कोई दवाई की वजह से होता है। तो ये सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, इसकी बीमारियों की वजह से चलने में दिक्कत आती है, पेशाब करने में दिक्कत आती है, हाथ पैर से कुछ काम करने में दिक्कत आती है। दीज आर ऑल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। यही इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सी बीमारी है, किसके सब्जेक्ट की बीमारी है और किसके पास जाना है।
यही हम कर ले तो यही बहुत बड़ी बात होती है। 50% ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि यू शुड नो कि ये सिम्टम्स कौन से हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि बोलने में दिक्कत आ रही है, आवाज लड़खड़ा रही है, तो उससे लोग सोचते हैं कि नहीं ये शुगर की कमी हो गई है, शुगर पिलाओ। लेकिन ये नहीं समझते कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, जो एक लकवे का अर्लीस्ट निशानी हो सकती है, अर्लीस्ट लक्षण हो सकते हैं। लकवे की वजह से कितने लोग, सैकड़ों लोग मर जाते हैं, सैकड़ों लोग पूरी तरह जिंदगी भर पैरालिसिस रहते हैं। लकवा पेशेंट को नहीं होता, लकवा पूरे परिवार को हो जाता है। अगर एक ही आदमी जो पैसे कमाने वाला आदमी हो घर में और उसको ही पैरालिसिस हो जाए तो कोई बहुत ही आप ही समझ सकते हो कि आप क्या प्रॉब्लम होती है। अभी लास्ट 15 ईयर्स से एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो मोर देन जो काफी सैकड़ों लोगों को अच्छा कर सकती है। वो है इंट्रावीनस थ्रोम्बोलाइसिस, जो होता है इंजेक्शन के द्वारा ब्रेन में जो क्लॉट होता है लकवे का, वो हम इंजेक्शन के द्वारा हम उसको नष्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये आदमी 3 से 4.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाए। ऐसे हॉस्पिटल पहुंच जाए कि जहाँ न्यूरोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी हो, जहाँ आईसीयू का बैकअप हो, जहाँ एमआरआई सेंटर इजीली एक्सेसिबल हो। तो क्या है कि हम जितना अच्छा और जितना फास्ट ये काम करें तो उससे अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो अवेयरनेस यही है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और एक जो न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है वो है मायस्थेनिया नाम की बीमारी, जो मांसपेशियों को कमजोर बना देती है। उसमें आंख डल जाती है, डबल दिखना है, खाने और निकलने में दिक्कत होती है, थकान बहुत जल्दी लग जाती है। ये भी बहुत ही अच्छी तरह ट्रीटेबल बीमारी है। ये भी दवाइयों के साथ बहुत ही अच्छी तरह आप जीवन निकाल सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसकी अवेयरनेस हमें होनी चाहिए कि किसकी क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। अगर वो इंसान वही देखता है जो उसके दिमाग में हो, द आइज ओनली सीज व्हाट द माइंड नोज। इसको आप इसके बारे में पढ़िए, आप पेपर पढ़िए, आप न्यूज चैनल्स देखिए, आप मेडिकल लिटरेचर जो आम आदमी के लिए अवेलेबल है वो देखिए। तो आप जितने भी जागरूक होंगे उतने आपके और आपके परिवार के लिए ये अच्छा है। अब आप क्या ये बता सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? यस, सबसे और महत्वपूर्ण जो मेडिकल साइंस में हमारे पहले दिन से हमारे ट्रेनिंग में हमें जो इत्तला की जाती है वो है हिस्ट्री। मतलब कि पेशेंट के शब्द, पेशेंट जो हमें बोलता है वही सत्य होता है। और उसी की वजह से मेजोरिटी ऑफ द बीमारियां, नॉट न्यूरोलॉजिकल, कोई भी फील्ड में, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गुर्दे का पेट की दिक्कत, कोई भी जनरल फिजिशियन, जनरल प्रैक्टिशनर, सारे ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम हिस्ट्री से ही पकड़ में आ जाते हैं। आज कोई मेरे पास आता है कि डॉक्टर साहब मुझे चलने में दिक्कत होती है, तो ये केवल इतनी हिस्ट्री सफिशिएंट नहीं है। हम जब पूछते हैं कि चलने में दिक्कत कहाँ से होती है, वो ब्रेन से संबंधित हो सकती है, वो रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित हो सकती है, वो नसों में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर मांसपेशियों की दिक्कतें हो सकती है। तो हम जितना डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं, जितना पेशेंट को ज्यादा समय देते हैं, जितना परिवार से ज्यादा बात करते हैं, उतना हमें अच्छी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिलती है और उससे मेजोरिटी ऑफ द डायग्नोसिस हो जाता है। यस, all the tests are supportive and supportive test में सबसे important है MRI, second is nerve conduction study, third is blood reports. So history and physical examination, ये I think मैं इसको 90% वेटेज दूंगा कि हिस्ट्री अच्छी तरह ली जाए और फिजिकल एग्जामिनेशन अच्छी तरह की जाए। 90% ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को आप पकड़ सकते हैं। 10% जो इन्वेस्टिगेशन का काम होता है वो केवल है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपका डायग्नोसिस सही है। और डायग्नोसिस के लिए डेफिनेटली एक अच्छा सेटअप होना जरूरी है। डायग्नोसिस के लिए डेफिनेटली एक अच्छा एमआरआई सेंटर होना जरूरी है। फॉर्चुनेटली वर्किंग इन ट्राइकलर हॉस्पिटल, मुझे ये आई एम फॉर्चुनेट क्योंकि हमारे यहाँ पे इन हाउस एमआरआई मशीन है, तो पेशेंट को यहाँ से उधर भागने की जरूरत नहीं है। पेशेंट आता है तो हम उसको हिस्ट्री एग्जामिनेशन करके विद इन 1 to 2 hours वी कैन गेट हर एमआरआई रिपोर्ट, और उसके दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए क्या ट्रीटमेंट है? Yes. See, neurological disorders are treatable and are curable also. कई लोग ऐसा समझते हैं कि एक बार न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो गई तो वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। उन लोगों से मैं सामने से पूछना चाहता हूँ कि कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? अब डायबिटीज ठीक हो सकता है? नहीं, लेकिन वो कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, बीपी ठीक हो सकता है? नहीं, लेकिन वो कंट्रोल हो सकता है। किसी को अगर हार्ट का अटैक आया तो जिंदगी भर खून पतला करने की दवाई लेनी पड़ती है। ठीक है, तो वैसे ही दुनिया में इन्फेक्शन के अलावा जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, टीबी, ये इन्फेक्शंस होता है वो ट्रीट होते हैं। बाकी सारी दवाइयों से बहुत अच्छी तरह कंट्रोल हो सकते हैं। और दवाइयाँ ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा लिस्ट होता है, वो मिनिमम दवाइयों से भी आप बहुत ही अच्छा जीवन विदाउट साइड इफेक्ट्स जी सकते हैं। न्यूरोलॉजी में ट्रीटमेंट से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रॉपर डायग्नोसिस, और प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद ऑल्सो इंपॉर्टेंट इज प्रॉपर काउंसलिंग। अब मरीज को 15 मरीज और मरीज के तमीरदार जो होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनसे 5 से 10 मिनट एटलीस्ट काउंसलिंग के लिए बैठिए।
कि ये बीमारी क्या है, ये बीमारी कैसी है, ये बीमारी ठीक होने वाली है कि नहीं होने वाली है, ये बीमारी, क्योंकि अगर हम सिर्फ बिल्कुल टाइम ना दें और ऐसे ही बोल दे कि ये बीमारी ठीक नहीं होने वाली, वो पेशेंट असंतुष्ट होगा, वो उसके रिलेटिव असंतुष्ट हो गए, इसलिए वो दूर हर एक दर प्रतिदर हर एक डॉक्टर को बदलते रहेंगे। सिर्फ डॉक्टर बदलने से बीमारी नहीं बदलती है, बीमारी तो वही रहेगी, साइंस तो वही रहेगा। सिर्फ आप अगर 10 मिनट शांति से पेशेंट को काउंसिल करें, उसके रिलेटिव्स को काउंसिल करें, तो उसको आप में विश्वास जागता है और वो उम्मीद मिलती है। ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ट्रीटमेंट बीमारी की होती है, लेकिन जैसे काफी लोग अभी प्रिवेंशन के तरफ जा रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मेनी ऑफ अस बिलीव कि यही सही दिशा है। प्रिवेंशन अगर हम अर्ली स्टेज में ही स्टार्ट करें तो बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल या फिर नॉन न्यूरोलॉजिकल बीमारियां ऑल्सो, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। आजकल ये इसकी प्रमाण बहुत ही हो गई है, तो इसको हम प्रिवेंट करते हैं, नियमित जीवन रखते हैं, खाना अच्छी तरह रखते हैं। ये सब कहना आसान है, मेरे लिए 2 मिनट लगते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ इतना डाइट करो, ये करो, एक्सरसाइज करो, लेकिन कोई करता नहीं है। आप आम आदमी की सोच क्या है कि हम पैसे देके 10,000 की दवाई खरीद लेंगे, लेकिन हम फ्री में जो इलाज होता है, जैसे योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, डाइट है, अच्छा डाइट है, अच्छी तंदुरुस्त जीवन है, धूम्रपान बंद करना है, ये कोई नहीं करता। लेकिन यही मेन चीज है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में, मोस्ट ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के प्रॉब्लम्स में ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे लकवा जो होता है वो फिजियोथेरेपी मिनिमम 1 से 3 महीने लोग करते हैं और तभी वो रिकवर अच्छी तरह हो पाते हैं। स्पीच थेरेपी होती है, जो बोलने में दिक्कत आती है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजियोथेरेपी, इज अ पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी। सो ओवरऑल, ऑल इन ऑल, इट इज अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट, कि कोई बीमारी का ट्रीटमेंट हो, बीमारी का प्रिवेंशन के लिए फिर से वो ना हो या फिर पहले से ही ना हो, उसके लिए जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिजियोथेरेपी, कसरत, जो व्यायाम जो हम बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीनों का मिश्रण लेके एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी एकदम 100% अच्छी होने की संभावना बहुत ज्यादा